हेलो एवरीवन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 1 से 20 तक जितने भी ग्रामर पूछे गए थे वो हमने देखा था। अब हम इसमें कंटिन्यू करेंगे आगे 21 से लेकर के 36 तक में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है ये कह रहा है द टीचर डैश अबाउट द वेदर। द टीचर डैश अबाउट द वेदर मतलब शिक्षक ने अबाउट के बारे में, वेदर मतलब मौसम, मौसम के बारे में शिक्षक ने क्या सेड कहा या स्पोक या बोला या टॉक्ड या फिर टोल्ड। अब देखिए सभी के सभी जो है वो कहीं ना कहीं कहने से ही संबंधित है ना। और हर एक में भी टू यूज किया गया है, ये भी सही है। भी टू यूज किया गया है और हर एक में कुछ ना कुछ कहने का सेंस है। लेकिन आपको खोजना क्या है इसमें जो करेक्ट है और जो सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। देखिए सेड सिंपल भाषा में जब कहने की बात आती है तो हम लोग सेड का यूज करते हैं, ठीक है। स्पीक भी वही शो करता है जो कि भी टू है, उसका स्पोक। आफ्टर दैट टॉक्ड और उसके बाद है टोल्ड। ये दोनों मायने नहीं रखता है क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में हम किसी चीज को जब हम कह रहे होते हैं तो यूज होता है। बात आती है यहाँ पे आकर के थोड़ी सी फंसती है। एक जगह है टॉक्ड और एक जगह है टोल्ड। अब देखिए टॉक के साथ जनरली हम लोग अबाउट का यूज करते हैं। द टीचर टॉक्ड अबाउट द वेदर, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे टॉक्ड का यूज करेंगे, टोल्ड का यूज नहीं करेंगे। टोल्ड का यूज इसलिए यहाँ पे करना बेटर नहीं होगा क्योंकि टोल्ड सिर्फ और सिर्फ कह करके जोर से कह देने की मात्रा भर होती है। लेकिन टॉक्ड जब हम बात करते हैं तो हम डिटेल में कुछ ना कुछ वर्णन कर रहे होते हैं। सपोज कीजिए टीचर ने जो वेदर के बारे में बात किया, हो सकता है कि वो वेदर कोई चैप्टर हो और उस चैप्टर से रिलेटेड ही उस वेदर की बात की जा रही हो टीचर के द्वारा, इसलिए टॉक्ड ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये भी जो बात थी वो टेंस से ही रिलेटेड बात थी, हम टेंस वाले में लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 22 वी डैश दैट यू वुड सक्सीड। वी डैश हम लोगों ने डैश दैट की यू वुड सक्सीड। देखिए वुड लगा हुआ है, हम लोगों ने देखा था पहले कि विल का पास्ट टेंस होता है वुड, यानी एक जगह अगर वुड यूज किया गया यानी पास्ट टेंस है तो पीछे भी क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए, है ना। देखते हैं तो होपिंग और इसमें वाज और वर्ब में से क्या कुछ है नहीं तो ये तो यूज होगा नहीं। फिर होप्ड पास्ट टेंस है, भी टू है, मे भी हो सकता है। हैड होप्ड हैड है पास्ट टेंस है। विल होप फ्यूचर टेंस को दर्शाता है, ये नहीं होगा। अब इस दोनों में ध्यान से देखिए होप्ड और हैड होप्ड, पास्ट टेंस में कोई चीज जो उम्मीद की जा रही थी, है ना, तो की गई थी, इसका मतलब क्या होगा, वी होप्ड हम लोगों ने उम्मीद किया था, दैट की तुम सफल होगे, तो उम्मीद किया था, ये है ना। ये कहीं ना कहीं पास्ट टेंस में पास्ट का पास्ट जब यूज किया जाता है तो हम लोग हैड प्लस भी थर्ड का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और वो सेंस यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ये सही है, ये भी एक टेंस का पार्ट था। चलिए इसमें लिखते हैं श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल। ये डायरेक्ट करना है, आपने देखा था इनडायरेक्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट दिया हुआ था, इनडायरेक्ट करना था। यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट करना है। अब देखिए आस्क्ड हर लगा हुआ है तो आस्क ये बदल जाता है जब क्या होगा कि इसके अंदर का सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो आपका होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव है तो ये आस्क में बदल गया है, लेकिन ओरिजिनल में क्या होना चाहिए, सेड होना चाहिए। अब सेड देखिए है किसमें, सेड इसमें है, सेड इसमें है, यहाँ टोल्ड है, ये भी सही माना जा सकता है, आस्क्ड है, ये भी गलत नहीं माना जा सकता है, सारी की सारी चीजें सही ही मानी जाएगी फिलहाल अभी तक। चलिए इसको अभी कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे देखते हैं। इफ जैसे ही लगा है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ये असर्टिव सेंटेंस दिया है, ये नहीं होगा, है ना, ये होगा नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर वाज सी, क्या ये सी जो है इसको हम यही रहने दें, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर ये वाज है तो ये बदल जाएगा हैड बीन में, ये होगा नहीं। उसके बाद आर यू इल, देखिए ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है हर के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है ही, ये सही है, ये सही है।
और अगर इसकी हम बात करें तो ये फिर चेंज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इस सी से पता नहीं चलेगा कि ये सी किस सी की बात की जा रही है, इसलिए इसको गलत मानिए। तो ये हो गया आपका कौन सा, फिर नरेशन से। नरेशन में एक हमने और लिख लिया। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर हम लोग देखते हैं। यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। टुमारो जैसे लिखा है यानी फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। फ्यूचर टेंस में क्या डू यूज करते हैं? नहीं। डिड नहीं, हैड नहीं, ये आंसर हो जाएगा। तुम्हें कल एक नया ड्रेस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। टेंस से रिलेटेड है, चलिए इसमें लिखते हैं। अब आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है 25 में करेक्ट स्पेलिंग। जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको चूज करना है। इंटेलिजेंट किसमें लिखा हुआ है? ऑफकोर्स देखिए इंटेलिजेंट, 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 ये और ये ऑप्शन दोनों सेम है। शायद यहाँ पे लिखने में कुछ गलत हो गया हो, ये सही होगा। वैसे आप देख लीजिएगा स्पेलिंग, ये भी सही ही है, दोनों सही है इंटेलिजेंट का स्पेलिंग। ठीक है, तो ये स्पेलिंग एरर से था। पहला क्वेश्चन भी स्पेलिंग एरर से था। इसमें लिखते हैं 26 नंबर। आर यू कमिंग विद अस? ही आस्क्ड मी इनडायरेक्ट। यानी फिर से आपको यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट और आपको करना है इनडायरेक्ट। यहाँ पूछा था इनडायरेक्ट, दिया था डायरेक्ट करना है। अब आप इसको क्या करेंगे? इनडायरेक्ट करेंगे। ही आस्क्ड मी। चलिए ये जो है आपको यहाँ तो लिखना ही है। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड इफ है लगा हुआ। ही हैड का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हैड का यूज होगा नहीं क्योंकि जो टेंस है वो आपको टेंस रिटेन करना है। विल का यूज होगा नहीं, तो बच क्या गया ये। मीनिंग देख लेते हैं इसका। आर यू कमिंग विद अस? क्या आप लोग मेरे साथ आ रहे हैं? ही आस्क्ड मी, मी लगा हुआ है यानी ये एक व्यक्ति, यू एक व्यक्ति को शो कर रहा है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ जा रहा हूं, है ना। हाँ, कम यहाँ पे बदल जाता है गो में, हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो ये पार्ट हो गया किसका? इनडायरेक्ट का, नरेशन का। इसमें लिख लेते हैं। नेक्स्ट 27। हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर? मतलब उस पिक्चर में वो आदमी कौन है? कौन है वो आदमी? उस पिक्चर में वो आदमी कौन है? प्रेपोजिशन का यूज होगा, प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं एट, बाय, ओवर, इन। एट, बाय, ओवर, इन क्या होगा इन सब में से? अब देखिए बाय का तो यूज होगा नहीं क्योंकि ये किसी डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में किसी चीज से होकर के जब दर्शाया जाता है तो बाय का यूज होता है। ओवर किसी चीज को जब हम सोचने के सेंस में यूज करते हैं, वैसे ढेर सारे प्रपोजिशन के यूज है। यहाँ पे ये ओवर भी नहीं होगा, बच गया एट और बच गया आपका इन। हु इज द पिक्चर एट दिस पिक्चर या फिर इन दिस पिक्चर? आप कहते क्या है? लुक एट द पिक्चर केयरफुली। जब आप ध्यान दे करके पिक्चर को देखने की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? लुक एट द पिक्चर। एट है ना, लेकिन यहाँ पर तो लुक तो वर्ब है नहीं, है ना। लुक एट मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना, तो ये होगा नहीं। आप जनरल वे में पूछ रहे हो कि उस पिक्चर में है कौन, तो इन हो जाएगा, प्रपोजिशन से रिलेटेड था। उसके बाद आरती मेड मी डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस। आरती ने मुझे बनाया, क्या बनाया पता नहीं, माई शूज मेरे जूते को, बिफोर मतलब इससे पहले कि आई वेंट इनटू हर हाउस, इससे पहले कि मैं उसके घर के अंदर प्रवेश करती, है ना, प्रवेश करती। अब देखिए इसमें से क्या होगा, क्या टू टेक ऑफ लगाएंगे, टेक ऑफ लगाएंगे, टेक ऑफ या फिर टेकन ऑफ। अब देखिए एक वर्ब यहाँ है, मैंने पहले वाले क्लास में भी कहा था, पार्ट 1 वाले क्लास में, कि दो वर्ब जब आएगा तो उसके बीच में क्या लगेगा? टू लगेगा। टू देखिए है किसमें, एक ये वर्ब है और ये टेक भी तो वर्ब ही है, टू इसमें है, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंस का ही पार्ट हम लोग मानते हैं। ठीक, 29 नंबर देखते हैं। द टीचर डैश द लेसन येस्टरडे। येस्टरडे जैसे ही आए, है ना, या फिर लास्ट आए या फिर अगो आए, आप उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाइएगा। पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करना है आपको, ठीक है। V2 यूज करना है तो V2 आपको देखना है। टीचेस, टीच में यस लगा है, V1 है, नहीं होगा। टॉट है, विल टीच फ्यूचर टेंस को दर्शाता नहीं होगा, हैज प्रेजेंट टेंस को दर्शाता नहीं होगा, ये होगा। द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे, मतलब शिक्षक ने लेसन कल पढ़ाया, है ना। 30 नंबर देखते हैं। तो ये भी था आपका टेंस से ही रिलेटेड। उसके बाद रिटेन स्टेटमेंट और ओथ इज, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपसे पूछा जा रहा है इन शब्द के लिए, इन सारे शब्दों के लिए क्या आता है।
तो रिटन मतलब लिखा गया स्टेटमेंट, कोई कथन, और ओथ, ओथ मतलब होता है शपथ। कोई शपथ जो लिया जाता है या फिर जो कोई बात लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको डीड कहते हैं? नहीं, डीड होता है किसी बहादुरी काम को करने के लिए, ये होगा नहीं। एलिमोनी एक अच्छा वर्ड है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेटर मतलब पत्र होता है, ये शपथ लेने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट, एफिडेविट होता है, एफिडेविट ही उसको कहा जाता है जब कोर्ट में कोई चीज, कोई भी चीज या फिर कोई फॉर्म ही भर रहे होते हैं तो सबसे लास्ट में क्या आता है? क्लैरिफिकेशन। कि क्या आता है कि ऑल द एबव इंफॉर्मेशन हैव बीन गिवन बाय मी इज टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड इफ आई एम बीइंग फाउंड गिल्टी आई विल बी पनिश्ड एज फॉर द रूल्स, वगैरह वगैरह और भी कुछ लिखे हुए रहते हैं। तो वो शपथ पत्र होता है, जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप सही बोल रहे हैं और आपके नॉलेज के बिल्कुल सही सही से है, तो ये एफिडेविट होता है। ये हम कोर्ट में जनरली यूज करते हैं। एलिमोनी क्या होता है? एलिमोनी एक प्रकार का लॉ होता है, कहा जा सकता है, जब क्या होता है कि कोई हस्बैंड या फिर कोई वाइफ अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड को जब वो तलाक देते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान के चलिए कोई लेडी है और वो एक बिजनेसमैन है और उनके हस्बैंड से उनका तलाक हो गया और हस्बैंड कुछ नहीं है, तो हस्बैंड क्या कर सकते हैं? उनपे एक कुछ करना नहीं होता है, बस ये उनका हक है कि ये हस्बैंड है वो, तो वो एक जो है सो अधिकार ले सकते हैं। 50-50% अधिकार जो है उन दोनों में बढ़ जाता है। जितने तक की संपत्ति उनके पास है उसका आधा संपत्ति उनको देना पड़ता है, उसी को कहा जाता है एलिमोनी, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये 1 नंबर का था। चलिए इसमें लिख लेते हैं आगे। यस्टरडे जैसे अभी देखिए मैंने बताया कि अब क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करेंगे। अब देखिए V2 किस में है? आपको डायरेक्ट इसमें है, ये आंसर हो जाएगा। यस्टरडे आई वेंट टू बाय ब्रेड, कल मैं ब्रेड खरीदने के लिए गया या गई, जो भी कह लीजिए। वी तो टेंस से रिलेटेड, वी डैश हिम यस्टरडे, इसमें भी यस्टरडे है। फिर से देखिए यस्टरडे जैसे V2 सिर्फ यूज करना है, ये हो जाएगा विजिटेड, ये भी टेंस है। तो वी विजिटेड हिम यस्टरडे, हम लोग कल उसके यहाँ गए। विजिट मतलब होता है किसी के यहाँ जाना, है ना। एक्चुअली विजिट मतलब जाना होता है और उस विजिट में कहीं ना कहीं आने वाली बात भी छिपी हुई होती है। 33 देखते हैं। करेक्ट पूछ रहा है कह रहा है करने के लिए। ही विल नेवर स्पीक अ लाई, ही विल नेवर टेल लाई, ही विल नेवर से अ लाई, ही विल नेवर टेल अ लाई। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग अगर फेमिलियर होंगे इंग्लिश से तो ये ऑप्शन आप आंख मूंद करके यूज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने के सेंस में टेल अ लाई का ही यूज किया जाता है। स्पीक अ लाई, से अ लाई नहीं होता है, टेल लाई। अब लाई के पहले ए क्यों आता है? इसमें कंफ्यूजन है बहुत बच्चे को। अब देखिए टेल वर्ब है और ये लाई हुआ क्या? वर्ब के बाद जो आया ये लाई क्या है? ये नाउन है। नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो ये एक एज ए एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है और ये नाउन है। नाउन कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि लाई को आप देख नहीं सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा हुई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव की ही तो बात की जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? टेल अ लाई, ये भी टेंस का ही पार्ट हम लोग मानेंगे। उसके बाद सी इज प्लीज्ड डैश मी। अब देखिए प्लीज है लगा हुआ, फिर आगे इसमें प्रपोजिशन पूछ रहा है, तो ये एक वर्बल फ्रेज है ना। एक और पूछा गया था, इसमें एक और हम लोग कर लेते हैं। तो वर्बल फ्रेज प्लीज के साथ यूज होता है विद का। जब आप किसी व्यक्ति से खुश होते हैं या फिर आप जब किसी व्यक्ति को खुश करते हैं तो प्लीज विद का यूज किया जाता है। ही इज प्लीज, शी इज प्लीज विद मी, मतलब वह मुझसे बहुत ज्यादा खुश है ना। तो विद हो जाएगा। अब यहां दिया 35, एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है। ये दिया हुआ है पैसिव वॉइस, एक जगह दिया हुआ था एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना था, ये दिया पैसिव वॉइस, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? एक्टिव वॉइस के लिए आपको पहले सबसे चाहिए सब्जेक्ट। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या दिया? समवन, समवन है, समय है। यहां देखिए अब दूसरी बारी आती है वर्ब को देखने की। हैव है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मे का यूज नहीं होगा। हैड पास्ट को शो करता है, नहीं होगा। विल फ्यूचर को शो करता है, नहीं होगा। हैज, समवन हैज क्लीन्ड द विंडो, किसी ने विंडोज को साफ कर दिया है। विंडोज मतलब जो खिड़कियां होती है उसकी बात की जा रही है।
उसके बाद 36 नंबर देखते हैं। 36 में क्या लिखा हुआ है, करेक्ट करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है। आई एम गोइंग नाउ, आई गोइंग नाउ, आई गॉन नाउ, आई विल गोइंग नाउ। अब देखिए आईएनजी जैसे आएगा तो वो क्या करेगा, अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। गॉन भी थर्ड है, भी थर्ड भी जब आएगा तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेगा, इसमें नहीं है। विल ये एक्चुअली है क्या, ये मोडाल्स है और मोडाल्स के बाद हमेशा V1 आता है। ये तो गो प्लस आईएनजी हो गया, ये भी नहीं होगा, ये सही है। आई के साथ हम लगाते हैं आईएनजी के साथ हमने ये कहा कि एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो आई एम गोइंग नाउ, मैं अब जा रहा हूं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 36 क्वेश्चन, और क्वेश्चंस कुछ भी टफ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बस बीएससी भी आपसे ये जानना चाहती है कि आपने सच में पढ़ाई की है या फिर नहीं की है ना। आराम से आप पढ़ सकते हैं। 36 में से आप देखिए, ध्यान से देखिए तो नरेशन, टेंस से ढेर सारे क्वेश्चन किए गए हैं, लगभग 15 के आसपास। टेंस से रिलेटेड थे, फिर आर्टिकल से भी रिलेटेड थे, फिर वर्बल फ्रेज प्रपोजिशन से रिलेटेड थे, फिर वॉइस से भी रिलेटेड थे। वॉइस का लास्ट सेंटेंस भी यही था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कहने का मतलब ये कि आपसे पूछा क्या क्या गया, स्पेलिंग, नरेशन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिरंड, इन्फिनेटिव नहीं पूछा गया है, लेकिन पार्ट आएगा इसमें। प्रपोजिशन, वर्बल फ्रेज, आर्टिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पूछा गया। ये क्वेश्चन था, हाँ उसमें था एक क्वेश्चन था, हमने शायद उसमें टेंस में लिख दिया है। फिर वॉइस पूछा गया, तो मोडास पूछा गया एक, और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है एक। यानी इससे टोटल आपके क्वेश्चन रहते हैं कितने, 36। इसके अलावा फिर क्या होता है, इंग्लिश हिस्ट्री, जो इंग्लिश के बारे में डिटेल लैंग्वेज दी हुई है, और उसके बाद जो आपका कोर्स बुक है, कोर्स बुक में जो जितने भी पोएम्स हैं और जितने भी पोइट्री हैं, उन सबको दोनों को मिला करके टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रहते हैं 24। तो दोनों को कंबाइंड करके हो जाते हैं 60। लेकिन आप ये याद रखिएगा, इन 60 में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस का ही आंसर देना होता है ना। वन वर्ड, ये एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक का ही 50 का ही आंसर देना है। अगर बाय द वे अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर 60 में 60 हमने आंसर कर दिया, तो 60 में अगर 60 आपने आंसर कर दिया तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के लास्ट में जहां तक 50 आएगा, यानी 1 से 50 तक, ये आपका मार्क किया जाएगा। यानी इसमें जो सही पाया जाएगा बस इसी के अनुसार आपकी मार्किंग होगी। अगर इसमें 50 का 50 सही है तो आपको 50 के 50 मार्क्स मिलेंगे। नहीं, अगर इसमें 1, 2 या 3, 4 जितनी भी गलतियां हैं उतना मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, भले ही 51 से लेकर के 60 तक का आपका आंसर सही हो, ये मार्क नहीं किया जाएगा ना। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और क्या पूछा गया, हमने डिटेल लिखा है। तो ऐसे पूछा गया है 150 to 200 वर्ड्स में पूछा गया है, जो कि 8 मार्क्स का है। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर एक्सप्लेन पूछा गया है, मतलब ये एक प्रो सेक्शन का कोई लाइन दे दिया गया है, कोई मतलब कहानी से रिलेटेड। उसके बाद पोएट्री, कोई कविता से एक लाइन दे दिया गया, उस लाइन को कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। 4 मार्क्स इसके लिए है, 4 मार्क्स इसके लिए है। ठीक है, लेटर या फिर एप्लीकेशन, 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। 5 मार्क्स उसमें आपको मिलते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जो कि हर एक चीज से रिलेटेड होता है, आपके कोर्स बुक से भी रिलेटेड होता है और इंग्लिश हिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है। इसका जो आंसर करना होता है वो आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना होता है, और वो 10 रहते हैं, 10 में से 5 का ही आंसर करना है, और एक सही का आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क्स उधर मिल जाते हैं। फिर समरी पूछा जाता है किसी प्रो सेक्शन का, मतलब किसी चैप्टर का, जैसे मान के चलिए एक चैप्टर है, जैसे सबसे पहला चैप्टर ही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसी के बारे में आपको वहां पे शायद ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शंस आपको दिए हुए रहते हैं, उन सब में से किसी एक के बारे में आपको लिखना होता है। तो उसका एक समरी तैयार करना है। फिर एक पोएम में से एक समरी तैयार करना है, 5 मार्क्स उसके, 5 मार्क्स इसमें। उसके बाद फिर इंग्लिश हिस्ट्री, जो आपका इंग्लिश के बारे में जो एक बुक दिया गया है पतली सी, उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। फिर मैच पूछा जाता है, मतलब एक तरफ कुछ चैप्टर्स रहते हैं और एक तरफ उनके जो है सो जो भी जो राइटर हैं या फिर जो भी पोइट्स हैं उनका राउंड रहता है।
वो 5 रहते हैं, वो 5 मार्क्स उसमें मिलते हैं मैच द कॉलम में। फिर आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 10 आपके पास दिया जाता है। इन समय से है क्या कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 5 में से किसी 3 का ही आपको आंसर देना है, यानी 15 मार्क्स उधर से आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक पैसेज रहता है, यानी कुछ गद्यांश लिखे हुए रहते हैं, कुछ सेंटेंसेस, और उस सेंटेंसेस से नीचे 4 क्वेश्चंस रहते हैं, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है ना। तो आपको उस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर देना है। या तो आप वो बना सकते हैं, या फिर एक प्रेसिस राइटिंग रहता है, संक्षिप्त की जिसको कहा जाता है। देखे होंगे कि क्या किया जाता है कि बहुत सारे एक पैसेज ही लिखा हुआ रहता है और उसको आपको 1/3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है। तो या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक के लिए 4 मार्क्स रहते हैं। तो ये डिटेल एनालिसिस था। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप बेशक ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा प्रो सेक्शन है ना, कोशिश ये करेंगे कि प्रो सेक्शन से जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग लिखने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर अगले वाले क्लास में हम लोग मिलते हैं। और हाँ बिल्कुल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और प्लीज उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं, प्लीज वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा उन सभी बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ लॉट ऑफ टाइम एंड फॉर बस इतना ही आज के लिए।